नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल रन विद टाइम 11 में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे हैं, यूपी पीएससी जीआईसी लेक्चरर एग्ज़ाम। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा ये परीक्षा जो है 19/9/2021 को संपन्न हुआ। सामान्य अध्ययन जो कि कॉमन ये विषय होता है, जीएस से संबंधित होता है और ये सबके लिए होता है। तो इसका 40 क्वेश्चन संपूर्ण पेपर हल प्रश्न पत्र आज हम लोग देखेंगे, जो कि आगामी एग्जाम के लिए जैसे टेट हुआ, सीटेट हुआ, नेट, एसटेट, रीट, टीजीटी, पीजीटी, इन सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए इस सेक्शन को हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, पहला प्रश्न है, कह रहा कि पारिस्थितिकीय तंत्र की अवधारणा प्रथम बार दी गई। तो किसके द्वारा दी गई? आपके विकल्प हैं वुडबरी के द्वारा, क्लार्क के द्वारा, एजी टांसले के द्वारा या फिर ईपी ओडम के द्वारा। तो यहाँ पे सी वाला विकल्प सही हो जाएगा, एजी टांसले के द्वारा। यानी पारिस्थितिकीय तंत्र, जब पारिस्थितिकीय तंत्र की बात करेगा यानी इकोसिस्टम जब लग जाएगा, इको नहीं इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकीय तंत्र, तब एजे टांसले के द्वारा ये प्रथम बार अवधारणा दिया गया था। और कब दिया गया था? 1935 में। लेकिन जब यही बात ये करेगा कि मात्र पारिस्थितिकीय का शब्द का प्रयोग किसने किया, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा अर्नेस्ट हैकेल। ध्यान दीजिएगा, अर्नेस्ट हैकेल, और इन्होंने दिया था 1869 में। फिर बात आती है, लिखा गया ईपी ओडम। तो ईपी ओडम जो है ये पारिस्थितिकी के पिता हैं। जी हाँ दोस्तों, पारिस्थितिकी मात्र जब कहेगा पारिस्थितिकी यानी इको, पारिस्थितिकी के पिता कौन है तो हो जाएगा ओडम। लेकिन यही अगर ये कहेगा कि भारत के पारिस्थितिकी के पिता कौन है, तो तब आपका हो जाएगा रामदेव मिश्रा। यहाँ से अक्सर जो है प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा प्रश्न है, देखिएगा, कह रहा है कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है। तो यहाँ पे जो हमारा विकल्प सही है दोस्तों, ये हो जाएगा ए वाला विकल्प, यानी 7.33% है। यानी भारत के कुल क्षेत्रफल का उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो 7.33% है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों हमारा तीसरा प्रश्न है, कह रहा कि 12वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था। तो यहाँ पे 12वें वित्त आयोग की बात हो रहा है, तो यहाँ पे बी वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी सी रंगराजन जो है थे। आइए आगे बढ़ते हैं। चौथा हमारा क्वेश्चन है कि बाणभट्ट ने हर्षचरित में किस मौर्यकालीन शासक का उल्लेख किया है। तो यहाँ पे जो हमारा विकल्प सही होगा दोस्तों, ये हो जाएगा बृहद्रथ, यानी बी वाला विकल्प। तो बाणभट्ट ने हर्षचरित्र में बृहद्रथ का जो उल्लेख जो किया है वो प्रज्ञा दुर्लभ और बुद्धिहीन शासक के रूप में किया है। वैसे बाणभट्ट ने कादम्बरी की रचना भी किया है। आइए आगे देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत निर्माण योजना का संगठक नहीं है। तो ध्यान में दीजिएगा दोस्तों, भारत निर्माण योजना का संगठक जो है 6 हैं। इसमें 6 शामिल हैं, जिसमें से ग्रामीण सड़कें भी है, ग्रामीण विद्युतीकरण भी है, ग्रामीण पेयजल आपूर्ति है और स्वास्थ्य विभाग भी है। और इसमें जो नहीं है वो है सी वाला विकल्प, यानी ग्रामीण उद्योग नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं और 6वें क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 6वां हमारा क्वेश्चन है, इसमें देखिएगा कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर मार्च 2020 को राज्य के जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय के मामले में शीर्ष स्थान पर है। तो ये हो जाएगा आपका बी वाला विकल्प, यानी नोएडा। तो नोएडा जो है दोस्तों ये शीर्ष स्थान पर रहा है जीडीपी के मामले में। आइए आगे बढ़ते हैं और 7वें क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। 7वां हमारा क्वेश्चन है, देखिएगा, इसमें कह रहा है कि विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें विकल्प दिया गया है 18, 20, 19 और 22। तो इसमें देखिए करना क्या है, इसमें दिया गया है
तो 4 को 3 से गुणा करेंगे, 4 तियाँ 12 और प्लस इसमें 2 कर देंगे तो कितना होगा 14। वैसे 9 त्रिक 27 और 2 कितना हो जाएगा 29। ऐसे 26 को 3 बार गुणा करेंगे, 2 जोड़ देंगे तो 80 आ जाएगा। ऐसे ही 6 को जब करेंगे तो 6 त्रिक 18 होगा और 2 जोड़ देंगे, जो 2 जोड़ देंगे उसमें तो आ जाएगा 20। तो यहाँ पे हमारा सी वाला विकल्प यही सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और 8वां क्वेश्चन देखेंगे। 8वां क्वेश्चन है हमारा, कह रहा कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत उत्तर प्रदेश में महाअधिवक्ता की नियुक्ति होती है। तो यहाँ पे ए वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 165 के तहत। 9 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 से सुलमित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही ट्रिपिकल क्वेश्चन था। ये अलग अलग देशों से ये खनन का जो है दिया गया है। देखिए ए में दिया गया है लौह अयस्क, फिर है मैग्नीज, तांबा और बॉक्साइट। तो लौह अयस्क जो है ये आपका मिलता है इटाबिरा में, तो लौह अयस्क को हम मिलाएंगे चौथे की तरफ। मैग्नीज आपका मिलता है चियातुरा में, यानी तीसरे में जाएंगे। तांबा आपका जो है मिलता है ये सडबरी में है, दूसरे नंबर पे जाएंगे। और बॉक्साइट जो है ये आपका पहले में जाएगा, यानी वाइपा। तो देखिए दोस्तों, वाइपा को हम आपको बता दें ये कहाँ पे है। तो वाइपा जो है ये आपका मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कहाँ कहाँ से ये कैसे कैसे प्रश्न पूछा है। ये आपका है ऑस्ट्रेलिया में, ध्यान दीजिएगा। सडबरी ये आपका कनाडा में पड़ता है, कनाडा। चियातुरा तो मिला ही नहीं, खोज रहे थे लेकिन मिला नहीं। इटाबिरा जो है ये आपका पड़ेगा ब्राज़ील में, ब्राज़ील। अब आप समझ सकते हैं कि कहाँ से कैसे कैसे ये प्रश्न पूछा गया था। तो लौह अयस्क जो खदान है इटाबिरा ये ब्राज़ील में है, लौह अयस्क के लिए है। मैग्नीज जो है चियातुरा में है, लेकिन ये मिला नहीं कहाँ पे है ये चियातुरा, लेकिन ये मैग्नीज के लिए है। तांबा जो है सडबरी जो है खान है, तांबा के लिए प्रसिद्ध है और ये कनाडा में है। वाइपा की बात करें, बॉक्साइट जो है वाइपा में है और ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है दोस्तों, वाइपा। तो इस तरह से आपको हम बताते चले कि एक हीरे की खान है ऑस्ट्रेलिया में ही, जिसका नाम है किम्बरले, जो कि जो है हीरे के खान के लिए है, किम्बरले। एक है किम्बरले, ये जो है हीरे के खान के लिए, ये भी जो है ऑस्ट्रेलिया में ही पड़ता है। तो ऐसे ऐसे प्रश्न जो है जीआईसी में पूछे गए थे। तो इसमें कोड के रूप में मिलाना था दोस्तों। तो ये कोड के रूप में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा बी वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी कोड के रूप में अगर हम देखें तो हमारा ये बी वाला विकल्प सही हो गया था, यानी 4 का ए, 3 का बी, 2 का सी और 1 का डी। तो इस तरह से ये कोड के रूप में दिया गया था। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों हमारा 10 नंबर है, कह रहा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई थी तो कब। विकल्प में 2014, 15, 16, 17। तो यहाँ पे सी वाला विकल्प सही हो जाएगा और ये 13 जनवरी, ध्यान दीजिएगा, 13 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई थी। आइए आगे बढ़ते हैं। दिया गया शब्दों के विषम युग्म को चुनिए, यानी गलत चुनना है। विकल्प में दिया गया है मृत से रोग, अंगूर से शराब, दूध, मक्खन, पानी, ऑक्सीजन। तो हम जानते हैं कि पानी में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। दूध से मक्खन बनाया जाता है, अंगूर से शराब बनाया जाता है। लेकिन मृत रोग, रोग से मृत होता है, ना कि मृत से रोग। तो यही ऑप्शन जो है गलत था, तो इसलिए यहाँ पे ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और 12 नंबर की तरफ चलेंगे। 12 नंबर का हमारा प्रश्न था कि हड़प्पीय पुरास्थल बनावली किस नदी पर स्थित है। तो यहाँ पे डी वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी रंगोई नदी के तट पर जो है ये स्थित है। आइए आगे बढ़ते हैं और 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर का हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा निम्नलिखित किस सिफारिश के अनुसार जोड़ा गया। तो देखिए दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो ये थी स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा इसे जोड़ा गया था, यानी सी वाला विकल्प सही है। और एक और लाया गया था 86वां संविधान संशोधन करके
2002 के द्वारा 21A के तहत इसे जोड़ा गया था। 21A के तहत ये शिक्षा का अधिकार था, लेकिन ये मूल कर्तव्य में भी है। तो कुल मिला के मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। आइए आगे बढ़ते हैं और 14 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 14 नंबर का हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित होने के लिए सुभाष चंद्र बोस को किसने प्रेरित किया था? तो ये प्रेरित किया था, डी वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी चित्तरंजन दास और एम के गांधी, यानी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की बात हो रही है। तो डी वाला विकल्प यहाँ पे सही है। इन्हीं दोनों लोगों ने जो है प्रेरित किया था राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित होने के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं और 15 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 15 नंबर का हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, ये सभी जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा के समान अध्ययन जो कॉमन पेपर है, 40 क्वेश्चनों की श्रृंखला ये चल रही है दोस्तों। 15 नंबर का हमारा क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्ष 2021-22 के संघीय बजट प्रस्ताव 6 स्तंभों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उसमें सम्मिलित नहीं है? तो उसमें पूछा था कि सम्मिलित नहीं है, तो ए मानव पूंजी नवजीवन संचार ये शामिल है, गाँव का अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण, नव प्रावर्तन ये जो है शामिल है, डी भी शामिल है, लेकिन ये बी वाला विकल्प गलत हो जाएगा यहाँ पे, यानी गांव की अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण ये जो है शामिल नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं और 16 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 16 नंबर का हमारा क्वेश्चन था दोस्तों, देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने अमानवीय दंड देना बंद कर दिया था? तो यहाँ पे बी वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी नासरुद्दीन महमूद शाह। इन्होंने अमानवीय दंड देना बंद कर दिया था, जो लोग जेल में बंद थे उन्हें रिहा कर दिया गया था। ऐसा जो है इसके शासनकाल में मिलता है। 17वां नंबर का हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि सौर ऊर्जा का कारण है। तो यहाँ पे ए वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी संलयन प्रक्रिया। देखिए, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया जो है सौर ऊर्जा में होता है और नाभिकीय विखंडन जो है परमाणु ऊर्जा में होता है, ध्यान में दीजिएगा। आइए 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 18 नंबर हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है? जो नहीं है, देखिए कपड़ा है, कपड़ा भी है, चीनी भी है, ऑटोमोबाइल जो कि नोएडा में प्रसिद्ध है, चीनी का भी है प्रमुख उद्योग, कपड़ा का भी है जो कि मैनचेस्टर के रूप में कानपुर को, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को माना जाता है, लेकिन सीमेंट का नहीं है, सीमेंट का उद्योग प्रमुख रूप से नहीं है। तो यहाँ पे ए वाला विकल्प ही सही होगा, क्योंकि इसमें पूछा था कि नहीं है। 19 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि वह कौन सा प्रथम मुगल बादशाह था जो अंग्रेजों का पेंशन भोगी बना? तो ये था बी वाला विकल्प, यानी शाह आलम द्वितीय। आइए आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 20 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मोटे अनाज वाली फसलें उगाई जाती हैं? तो यहाँ पे ए वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी ऊंचाई वाले यानी ऊपरी क्षेत्र में ये उगाई जाती हैं। आइए आगे बढ़ेंगे और 21 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 21 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान या जनपद में स्थित है? तो ये है मथुरा। मथुरा का है वृंदावन, काफ़ी चर्चा में रहा है ये वृंदावन। यहाँ पे जो है मयूर संरक्षण के लिए ये इसे जो है जनपद को घोषित किया गया है। तो मथुरा का कौन सा है? वृंदावन, जो कि मयूर संरक्षण के लिए है। आगे है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पीय पुरास्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो ये है बी वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी देसलपुर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देसलपुर जो है हड़प्पीय स्थल, ये आपका गुजरात के कच्छ के रण में है। गुजरात के कच्छ के रण में है, ध्यान दीजिएगा, कच्छ के रण में है। आइए आगे बढ़ते हैं और 23 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 23 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि 1829 में अंग्रेजों के विरुद्ध खासी जनजाति विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था पहला वाला विकल्प, यानी तिरोत सिंह, या कहीं कहीं इनका नाम तीरथ सिंह नाम से मिलता है, और ये सड़क के मामले में विरोध हुआ था। आइए आगे बढ़ते हैं और 24 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 24 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि कन्नौज पर महमूद गजनबी के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? देखिए, गजनबी के आक्रमण के समय की बात हो रहा है, तो वहाँ पे कौन था? राज्यपाल। आगे चल करके विद्याधर ने राज्यपाल को मार देता है
और ये शासक बन बैठता है और गजनवी के साथ इसका भी जो है विरोध होता है। लेकिन ये पूछ रहा है कि महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था, तो शासक था राज्यपाल। आगे चल करके विद्याधर इसकी जो है हत्या कर देता है और स्वयं गद्दी पर बैठ जाता है। तो कहीं कहीं किताबों में विद्याधर दिया है, लेकिन जहाँ तक उम्मीद है कि राज्यपाल ही होना चाहिए। आगे है दोस्तों 25 नंबर का क्वेश्चन, कह रहा है कि निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का कौन सा अनुच्छेद राज्य को निर्देशित करता है कि वह उद्योगों के प्रबंध व कामगारों की सहभागिता सुनिश्चित करे। तो यहाँ पे जो विकल्प हमारा सही होगा दोस्तों ये हो जाएगा ए वाला विकल्प, यानी 43A के तहत ऐसा बताया गया है। अगला है दोस्तों 26 नंबर का क्वेश्चन कि जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन है। तो कौन है, बी वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी केंद्रीय वित्त मंत्री जो इस समय निर्मला सीतारमण जी हैं वही हो जाएंगे जीएसटी परिषद के अध्यक्ष। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों 27 नंबर का क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि असमानता वायरस वैश्विक रिपोर्ट 2021 प्रकाशित की गई, तो किसके द्वारा, तो ए वाला विकल्प सही हो जाएगा, ऑक्सफैम के द्वारा। 28 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, देखिएगा दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। कौन सा एक जो है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, तो यहाँ पे डी वाला विकल्प सही हो जाएगा, जैता। वैसे दो में कन्फ्यूजन है, घोड़े, तो यहाँ घोड़े दिया गया है, अगर घोड़ा होता तो बड़ा ही डिफिकल्ट हो जाता। सिगमो की बात करें तो ये गोवा का है लोक नृत्य, मोडनी का अभी तक पता नहीं चला कहाँ का है ये, लेकिन जैता तो कन्फर्म है कि ये लोक नृत्य है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में कई लोक नृत्य हैं, जैसे आपको हम बताते चलें कि कजरी हुआ, नौटंकी हुआ, इस तरह से जैता भी हुआ। घोड़े ये बुंदेलखंड का है, ये घोड़े जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में जो है इसका नृत्य किया जाता है। 29 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल लवण सहिष्णु है, यानी कि लवणता सबसे अधिक पाई जाती है, तो यह है डी वाला विकल्प, यानी चुकंदर। आइए आगे बढ़ते हैं और 29 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 30 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद वित्त विधेयक को कितने दिन विलंबित कर सकती है, तो यहाँ पे बी वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी 14 दिन तक। निम्नलिखित में किस देश से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है, तो यहाँ पे डी वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी जाम्बिया। केन्या, युगांडा, गैबोन ये सभी जो है अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं। जाम्बिया भी अफ्रीका महाद्वीप का देश है, लेकिन ध्यान में रहे कि जाम्बिया थोड़ा सा नीचे पड़ता है, यानी यहाँ से मकर रेखा गुजरती है, ना कि भूमध्य रेखा। तो केन्या से भूमध्य रेखा युगांडा से और गैबोन से गुजरती है, लेकिन जाम्बिया से नहीं गुजरती है। तो यहाँ पे जो हमारा विकल्प सही होगा डी वाला विकल्प, यानी जाम्बिया हो जाएगा। 32 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि कह रहा है खड़ी फसल की कटाई करने से पहले अगली फसल की बुआई करना कहलाता है, ये कहलाता है डी वाला विकल्प, यानी रिले की खेती। खड़ी फसल का मतलब है कि खड़ी फसल ही हो, उसी में फिर दूसरी फसल बोई जाए, तो ऐसी कृषि को रिले कृषि के नाम से जाना जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है 33 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की कौन सी अनुसूचित जनजाति वाराणसी जनपद में नहीं पाई जाती है। देखिए, गोंड पाई जाती है, खरवार भी पाई जाती है, चेरो भी पाई जाती है, लेकिन सहरिया नहीं पाई जाती। सहरिया आपका ललितपुर में पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा, ललितपुर। सहरिया हुआ, पहाड़िया हुआ, ऐसे जो है ये सोनभद्र ये जो है जिले के अंतर्गत मिलते हैं, ललितपुर और सोनभद्र। आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो विकल्प सही होगा दोस्तों ये हो जाएगा सी वाला विकल्प, यानी सहरिया। 34 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, देखिएगा, भारत में म्यूचुअल फंड को निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा विनियमित किया जाता है, तो बी वाला विकल्प सही है, सेबी यानी SEBI के द्वारा। अगला है दोस्तों 35 नंबर का हमारा क्वेश्चन, देखिएगा, निम्नलिखित गुप्तकालीन मंदिरों में कौन सा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, तो ये है डी वाला विकल्प सही हो जाएगा, देवगढ़ का 10वां अवतार मंदिर। ये जो है ललितपुर में है, ललितपुर झांसी के इर्द गिर्द में। लेकिन भूमरा का शिव मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर और नचना कुठार का पार्वती मंदिर, ये जो है आपके मध्य प्रदेश में पड़ते हैं, मध्य प्रदेश, ध्यान दीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और 36 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे।
36 नंबर का हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें पूछा गया था कि बैंकों में उपभोक्ता सेवाओं में सुधार का सुझाव देने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया। तो ये है सी वाला विकल्प यानी गोपरैया समिति। देखिए बैंकों से संबंधित ये सभी समितियां हैं। राज्य चलैया समिति की बात करें तो ये कर से संबंधित है, कर सुधार। और इधर अगर हम बात करें बर्मा समिति, एक आई थी जो है बर्मा समिति, और ये बर्मा समिति जो है मौलिक कर्तव्यों की सुधार के लिए है बर्मा समिति। चक्रवर्ती समिति जो है नहीं मिला। आगे है 37 नंबर। 37 नंबर का है, कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही सुलमित नहीं है। असम में 6, देखिए एक तरफ दिया गया राज्य और दूसरी तरफ उन राज्यों की सीटों की संख्या दिया गया है। असम में 6, छत्तीसगढ़ में 5, हिमाचल प्रदेश में 3, उत्तर प्रदेश में 31 दिया गया है। देखिए यहाँ पे 31 है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि सुलमित नहीं है, नहीं पे ध्यान दीजिएगा। तो असम में 7 सीटें हैं, यही जो है नहीं, यानी ये वाला विकल्प जो है गलत हो जाएगा, यानी ए वाला विकल्प ही यहाँ पे सही है। आइए आगे बढ़ेंगे और 38 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 38 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, देखिएगा, कह रहा है कि मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराज हिंद कहा जाता था। तो ये है दोस्तों जौनपुर, यानी सी वाला विकल्प। वैसे हम आपको बता दें सिराज जो है ईरान में एक स्थान है जहाँ की शिक्षा प्रणाली बहुत ही मजबूत थी, वहीं से इसको लिया गया और आगे चल कर के ये जौनपुर बन गया, तो सिराज हिंद के नाम से जौनपुर जाना जाने लगा। आरबीआई द्वारा 39 नंबर का क्वेश्चन है, आरबीआई द्वारा कितने बैंकों पर जुलाई 2021 में नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया गया था। ये करंट का क्वेश्चन है दोस्तों, ये वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी 14। तो 40 नंबर का हमारा क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुलमित नहीं है। तो ताप विद्युत गृह राज्य एक तरफ दिया गया है, इसे देखिएगा, ताप विद्युत में दिया गया है। देखिए यहाँ पे नहीं पे विशेष ध्यान दीजिएगा कि कौन सा युग्म सही नहीं है। तो बाढ़ जो है ये बिहार में है, एक तरफ ताप विद्युत गृह दिया गया है, एक तरफ राज्य दिया गया है। लारा जो है छत्तीसगढ़ में पड़ता है, कुडगी जो है कर्नाटक में है, गाडरवारा आंध्र प्रदेश, यही जो है डी वाला विकल्प गलत है। गाडरवारा ये आपका मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में है, गाडरवारा ये आंध्र प्रदेश में नहीं है, इसलिए डी वाला विकल्प जो है यहाँ पे गलत है, यानी यही वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। दोस्तों ये था 40 क्वेश्चन जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा में जो कॉमन था, सबके लिए था 40 क्वेश्चन, अभी आपने सामान्य अध्ययन के रूप में देखा। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि विषयवार जैसे भूगोल हुआ, इतिहास हुआ, इन सब का भी हम जो है वीडियो अपलोड करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।